नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़ फ्रंट और इस वक्त हम खड़े हैं जंतर मंतर पर। जी हाँ, जंतर मंतर जो दिल्ली में प्रदर्शन स्थल है, धरना स्थल है और यहाँ पर तमाम संगठनों के लोग, खासकर जो श्रमिक संगठन है और कर्मचारी संगठन है और किसान संगठन है, उसके लोग इकट्ठा हुए हैं। दरअसल आज 26 नवंबर का दिन है, देश संविधान दिवस भी मना रहा है, लेकिन आज जो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसकी 5वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। वो किसान आंदोलन था उन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए जो मोदी सरकार लागू करने की कोशिश कर रही थी, जिसे एक तरह से लागू कर दिया गया था। लेकिन किसानों ने लगभग 1 साल बैठकर उन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया। उसकी 5वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। लेकिन उसी के साथ साथ जो हाल ही में लेबर लॉज, जो लेबर कोड्स लागू किए गए हैं, उन कोड्स को लेकर भी अब रोष बढ़ता जा रहा है, खासकर श्रमिक और कर्मचारी संगठन जो हैं उनके अंदर, और उसे वापस लेने की भी मांग की जा रही है। तो उसी को लेकर आज तमाम संगठन यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। और क्या ये रणनीति आगे की बनेगी कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन बड़ा हो सकता है और एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरने की तैयारी क्या की जा सकती है? इन तमाम चीज़ों को लेकर आज यहाँ पर यह धरना प्रदर्शन है और तमाम संगठनों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्मचारी संगठनों के लोग भी इकट्ठा हुए हैं और श्रमिक संगठनों के लोग भी इकट्ठा हुए हैं। तो ये तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेबर को पार्लियामेंट के अंदर पेश किए गए थे। सारा अपोजिशन एब्सेंट था क्योंकि वो वैकेंट पे था और सरकार ने बहुत बेशर्मी से उन तीनों कोर्ट्स को सत्ता पक्ष ने पेश किया और सत्ता पक्ष ने हामी भरी और कह दिया गया कि आज से हमने लेबर कोड पार्लियामेंट में पास कर दिया। हम लोगों ने उनका प्रतिरोध विरोध लगातार जताया। जैसे मैंने बोला, 5 हड़तालें हमने की, जिसमें से 9 जुलाई सबसे बड़ी हड़ताल के रूप में उभरी। हमने तय किया कि ये वाला 26 नवंबर जो है, हम दोनों घटक, इस देश की प्रोडक्टिव फोर्सेस कौन है? मजदूर है और किसान है। गांव और शहर में देश में धन दौलत पैदा करने वाला, सामान बनाने वाला, सेवाएं देने वाला मजदूर और किसान है। और इन दोनों ताकतों के ऊपर हिंदुस्तान की मोदी लेड गवर्नमेंट ने हमला बोल रखा है और ये सर्वविदित है कि सभी विरोध की आवाजों को कुचलने के लिए ये सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। और आप ये देखिए, उसके बावजूद भी इन लोगों ने 21 नवंबर को लेबर कोड नोटिफाई कर दिए। अभी रूल्स नोटिफाई नहीं हुए। अभी ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स ने रूल्स भी नोटिफाई नहीं किए, केवल उन पे डिस्कशन की, उनको बनाया गया लेकिन नोटिफाई नहीं किए गए, जो कि केंद्र के तहत भी और राज्यों के तहत भी ट्रेड यूनियंस का बहुत आक्रोश और आंदोलन जारी है और उसकी वजह से लागू नहीं हो पा रहे। तो गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को मोबिलाइज करना शुरू किया, बिट बाय बिट। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ले लो, तुम लोग वर्किंग आवर्स को ले लो, तुम लोग महिलाओं की नाइट शिफ्ट को ले लो, बातचीत करो ट्रेड यूनियन से, इनको लागू करो। ये प्रोसेस शुरू की गई। हम लोगों ने उस पर भी डट करके प्रतिरोध जताया और उसको रोका, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत बेशर्मी से 21 नवंबर को जो हमारी डिमांड लगातार इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाने की थी, उसको इग्नोर करते हुए, जो 10 बरस से नहीं हुई है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, और इनको नोटिफाई किया गया। मैं यहाँ मीडिया के साथी मौजूद हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, आजाद हिंदुस्तान के अंदर इस प्रोसेस को फॉलो किया गया। किसी भी श्रम कानून में कोई परिवर्तन लाना है तो स्टेक होल्डर्स के साथ बात होगी, उसके बाद से ट्रेड यूनियंस के साथ भी और एम्प्लॉयर्स के साथ भी बातचीत होगी और कोई भी चेंजेस लाने की ड्राफ्टिंग के टाइम से चर्चा शुरू होगी। लेकिन इन लेबर कोड्स को ड्राफ्टिंग की स्टेज पे भी, बाद में कंसल्टेशन में भी, रूल फ्रेमिंग में भी, किसी भी स्टेज के ऊपर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई और जो उन सारी स्टेजेस के ऊपर जिस ढंग से कंसल्टेशन होना चाहिए था वो नहीं किया गया।
और पार्लियामेंट के अंदर भी इनके ऊपर बहस नहीं हो पाई। तो गवर्नमेंट सबके डेमोक्रेटिक राइट्स को कुचल रही है। तो ये दोनों जो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, ये संगठित भी हैं, ये लड़ती भी हैं, ये सरकार से कंसल्ट भी करती हैं, आंख में आंख मिला के बात करती हैं, उनकी तरफ हाथ उठा के उंगली उठा के बात कर सकती। ये अधिकार हमको है, हमारे संविधान से भी मिला है और हमारे और मजदूरों और किसानों के आंदोलनों से भी मिला है, संघर्षों से भी मिला है, कुर्बानियों से भी मिला है। यही दोनों हिस्से थे, गांव और शहर के, इसके साथ साथ समाज के बाकी हिस्से जिन्होंने अंग्रेजी प्रशासन को ललकारा था। बड़ी विडंबना की बात है कि सत्ता के ऊपर बैठे हुए लोगों ने इन लेबर कोड्स को लागू करते हुए क्या शब्दों का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा हम हिंदुस्तान के मजदूरों को कॉलोनियल माइंडसेट से लिबरेट करना चाहते हैं, एक उपनिवेशी सोच से हम उनको बाहर निकालना चाहते हैं। जनाब, आप किससे बात कर रहे हैं? आप मजदूरों से कह रहे हैं, उनकी ट्रेड यूनियन से कह रहे हैं। आप कहाँ थे? आपकी माता श्री आरएसएस तो अंग्रेज भक्ति में लिप्त थी। आप तो कह रहे थे कि आपका अंग्रेजी साम्राज्य से कोई झगड़ा नहीं, आप लड़ोगे नहीं। आप तो हमारे नौजवानों को उनके बारे में कह रहे थे जो फांसियों के तख्तों पे कूदने के लिए तैयार थे, कुर्बानियों के रास्ते पे कहानियां लिख रहे थे। आपने कहा वो नौजवान भटके हुए, आप उनको समझाओगे। आपने सीधा सीधा कहा कि हिटलर और मुसोलिनी आपके प्रेरणा स्रोत हैं। आपके गुरु ने सीधा सीधा ये कहा कि फांसीवाद और नाजीवाद आपका फलसफा है, और आप हमें समझा रहे हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट से आप हमें बाहर करेंगे। आप उसी कॉलोनियल दौर के अंदर इस देश के मजदूरों और किसानों को फेंकना चाहते हैं। हम भूले नहीं, 1960 के अंदर शहीद आजम भगत सिंह के जो चचा थे, अजीत थे, उनके साथ मिलकर के मजदूरों का नेतृत्व करने वाले लाला लाजपत राय, इन दोनों के नेतृत्व में किसानों के ऊपर जो 3 कानून आए थे, बहुत बड़ा आंदोलन चला और तभी एक गाना फेमस हुआ था। एक पोइट्री लिखी गई थी, पगड़ी संभाल चचा पगड़ी संभालो, और अंग्रेजों को वो तीनों काले कानून वापिस लेने पड़े थे, जिसको ये मौजूदा सरकार उन काले कानूनों को 2019-2020 में लेके आई, जिसके खिलाफ किसानों को यहाँ लड़ना पड़ा। हम कैसे भूल जाए कि वही लाला लाजपत राय हिंदुस्तान का पहला जो राष्ट्रीय संगठन बना, सारे देश की ट्रेड यूनियनों को सम्मिलित करके बॉम्बे के अंदर आईटीयूसी बना, उसके पहले अध्यक्ष। हम कैसे भूल जाए कि पंडित नेहरू अध्यक्ष रहे एकक के, क्योंकि वही एकमात्र राष्ट्रीय संगठन था। 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन कमीशन को कहा गया, और उसी अंदर में लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठियां बरसाई गई, उसी में वो शहीद हुए थे। हम ये भी भूल जाए कि 1929 के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा मुझे पूर्ण स्वराज में आजादी दूंगा, उन्होंने हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को संभाला, इसी तरीके से भी आंदोलन के साथ खड़ा करने में फख्र महसूस करते हैं। आज का जो प्रोटेस्ट है, देश भर में कहाँ से रिपोर्ट क्या क्या हो? साथियों, आज का ये प्रोटेस्ट में एक खासियत है कि ये जो पहले प्रोटेस्ट है, हमारा जो लेबर कोड जो 21 नवंबर को तोपा सरकार ने मजदूर वर्गों को ऊपर, उसका बाद का पहले प्रोटेस्ट है। जो खबर अभी मिल रहा है सारे आसाम से, कश्मीर से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और अंडमान निकोबार लैंड से भी अलग अलग जगह से हमको खबर मिल रहा है। सौगड़ों में मजदूर उबर निकल कर आ रहा है रास्ता पे
और अपना फैक्ट्री गेट पे और बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट कर रहा है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि मज़दूरों का भागीदारी से अच्छी तरह प्रोग्राम हो रहा है और हम आने वाले दिनों में ये जो मुद्दे में बहुत बड़ा पैमाने पे आंदोलन में जाना पड़ेगा। ये किसान आंदोलन भी लेबर कोड्स के खिलाफ कर रहा है, ये तो मजदूरों का सवाल मुझे बता, पिछले कुछ सालों में जो यूनिटी हुई है उसको आप कैसे देखो? देखो कि ये जो बहुत बड़ा गलत बात बोल रहा है, झूठ बोल रहा है यह सरकार, क्योंकि सरकार ने सारे अखबार में फ्रंट पेज में न्यूज़ दिया यूनिवर्सल ये जो मिनिमम वेज अभी सारे मजदूरों का हक हो गया। क्या ये एनफोर्समेंट करने के लिए कोई व्यवस्था लेबर कोड में है? अब लेबर कोड पढ़ो, हमारा देश में जो मजदूर वर्ग है उसका नंबर 55 करोड़ का आसपास होता है। इसमें 90 करोड़ से ज़्यादा भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे है। जैसे सरकार का भी जो मिशन है मिड डे मील, आंगनबाड़ी, ये सब 60 लाख लोग इसमें भी है, लेकिन ये लेबर कोड का दायरे का आधार पर अंदर नहीं आ रहा है, इसका आमद का बाहर होता है। अभी आसाम में 1000 रुपया मिलता है एक मिड डे मील वर्कर को, ऐसे ही बंगाल में भी 1000 रुपया महीने में मिल रहा है। तो 1000 रुपया को 22 दिवस से हरा करके देखो कितना रुपया होगा, कि 100 रुपया भी नहीं मिल रहा है, 50 रुपया भी नहीं मिल रहा है। तो ये क्या उन लोगों को अभी यूनिवर्सल जो मिनिमम वेज जो बोला है सरकार और खुद प्रधानमंत्री बोल रहा है, क्या मिलेगा क्या उनका? सरकार का जो अनस्किल्ड वर्कर के लिए 675 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। लेकिन केरल में एक मिड डे मील वर्कर को 14,500 रुपया मिल रहा है, का मतलब 650 रुपया पर डे उनको वेतन मिलते हैं। वहाँ आशा वर्कर्स को, आंगनबाड़ी वर्कर्स को देश में सबसे ज़्यादा वहाँ मिल रहा है, लेकिन देश का बाकी सारे जो राज्य में ऐसे नहीं मिल रहा है। अभी RBI का एक स्टडी हुआ था, वो स्टडी में बोला है भारत देश में सबसे कम मिनिमम वेतन मिलता है गुजरात पे, 281 रुपया है, और हमारा नेशनल एवरेज 380 रुपये का आसपास है, का मतलब 100 रुपया कम मिल रहा है। का मतलब अपना गुजरात में भी मिनिमम वेतन लागू नहीं किया और उन्होंने घोषणा कर रहा है सबको मिनिमम वेतन यूनिवर्सल हक बन गया, एनफोर्समेंट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अभी नया ये जो लेबर कोड में भी ये भी है कि जो पहले जो ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ये जो लेबर कोड का अंदर आते थे, जिसको सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी मिलते थे, इसको भी नंबर उन्होंने बहुत बड़ा पैमाने पे बढ़ा दिया। का मतलब पहले 100 वर्कर्स का जो फैक्ट्री में ये लेबर कोड लागू था, अभी उनको 300 कर दिया। का 300 मजदूर का फैक्ट्री है, उसको कम है तो उसको हटाने के लिए, ये फैक्ट्री बंद करने के लिए सरकार को इजाज़त मांगने का ज़रूरत नहीं है। का मतलब अभी ये जो 8% 7% जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है, उससे भी 90% लोगों को ये जो नया लेबर कोड से उसका दायरे का आमबिल का बाहर कर दिया। तो इसी तरह एकदम ये 8 घंटे का काम 12 घंटे कम कर रहा है। क्यों हमारे यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेबल है कि 8 घंटे प्रतिदिन का एक हक मजदूरों को होगा, अभी उनको 12 घंटे करके सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करना पड़ेगा। ये मजदूरों का हक का सुरक्षित करने का काम है क्या? बचाने का काम है क्या? ये नहीं है। तो इसीलिए मजदूरों का ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है, इसलिए किसानों को भी घर पे परिवार में जो नया पीढ़ी का लोग है, उसको भी जो सपना था कि एक परमानेंट नौकरी का, पक्का नौकरी का, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ऐसे हमारा कोई भी हक आगे नहीं मिलेगा। तो इसलिए मजदूरों का सिर्फ नहीं है, किसानों का परिवार को ऊपर भी ये बहुत बड़ा हमला है। इसलिए ये किसान और मजदूरों को एकता का आधार पर इसको मुकाबला करना पड़ेगा। इसके लिए हमारा ये आंदोलन शुरू होगा। करके
किसान मोर्चा के साथ हमारा solidarity एक साथी है, आगे बढ़ेंगे। एकता जिंदाबाद, केडीए एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद।